गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आवाज आपको आ रहा है? चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए या फिर आप ओके तो आवाज आ रहा है। चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग जो नई एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी वो हम लोग शुरू करने वाले। अब इसके पहले मतलब कल के क्लास में हमने क्या देखा था? सो इन यस्टरडेज क्लास वी हैव कंप्लीटेड द 9th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। उसमें का जो आखिरी चैप्टर था दैट वाज बेसिकली फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी के वेरियस डायमेंशंस क्या है और एक देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना क्यों आवश्यक है, ये सारी चीजें हमने कल के क्लास में देख ली है। इवन हमने पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कौन अनाउंस करता है एमएसपी, ये सारी चीजें और कितने क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस की जाती है, ये सारी चीजें हमने कल के क्लास में देख ली है। और हमने अभी तक 9th स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी है वो हमने थरोली क्या किया है, कंप्लीट किया है। अगर आपको ये 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है जो मैंने बनाया हुआ है, अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वो स्पेसिफिक जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं है 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स को लेकर। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप अगेन चैट सेक्शन में वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लेक्चर के दरमियान कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, कुछ भी बेसिक भी डाउट है तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में वहां पे टाइप कीजिएगा, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन देख ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग 10th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है दैट इज डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट के अलग अलग लोगों के एस्पिरेशंस क्या होते हैं, और जब भी एक देश की डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें कौन सी चीजें कंसिडर करना आवश्यक रहता है, ये सारी चीजें हम लोग आज 10th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में वहां पे पहले चैप्टर में देखने वाले। देखिए इसके पहले भी मैंने बताया कि हम लोग जो इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी सिर्फ हम लोग जो किताब में दिया है उतना ही कवर नहीं कर रहे, उस टॉपिक के अलाइन जो बाकी की चीजें आपको पता होनी चाहिए वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि कैसा भी सवाल अगर यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट सर्विस की परीक्षा में पूछा जाए तो वहां पे आपका गलत नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली इंटेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में हमने एक चैप्टर पढ़ा था दैट वाज पॉवर्टी। ठीक है, अब ये पॉवर्टी के रिलेटेड ना एक साइकिल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये गौर से एक साइकिल यहाँ पे इस पे फोकस कीजिएगा। तो पहला क्या है, लो नेशनल इनकम। मतलब अगर किसी देश में अगर नेशनल इनकम कम है, अब ये नेशनल इनकम जो पैरामीटर है ये कौन से आधार पे गिना जाता है, तो जनरली जीडीपी के आधार पे जो है नेशनल इनकम वहां पे गिना जाता है, या फिर जिसको हम लोग जीएनपी भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरली उसमें ये जो नेशनल है, अगर किसी भी देश का नेशनल इनकम कम है मतलब उस देश का जो, अब नेशनल इनकम ही कम है मतलब क्या होगा कि लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर उस देश का नेशनल इनकम ही कम है तो जो जो लोग प्रति व्यक्ति जो लोग कमा रहे हैं उनका भी आय, उनका भी इनकम क्या होगा, कम होगा। दैट इज लो पर कैपिटा इनकम। अगर लोगों की आमदनी कम है इसका मतलब क्या होगा कि लोग सेविंग्स जो है वो कम करेंगे, और अगर लोग सेविंग कम करेंगे इसका मतलब लोग बैंक में जाके जो पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में वो बैंक में पैसा कम हो जाएगा। और अगर बैंक में पैसा कम हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक के पास अगर सेविंग्स में पैसा कम है तो बैंक सामने में कर्जा भी क्या देंगी, कर्जा भी कम कर देंगी। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग देखने वाले कि कैसे बैंक कैसे कर्जा देती है, बैंक प्रॉफिट कैसे बनाती है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर लो इनकम है देश में तो इनकम का परिणाम किस पे होगा, लोगों की इनकम पे होगा। मतलब लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो कम रहेगी। अगर लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम रहेगी इसका मतलब लोग सेविंग्स में कम पैसा डालेंगे। अगर लोग सेविंग्स में कम पैसा डालेंगे मतलब बैंक के पास पैसा कम रहेगा। अगर बैंक के पास पैसा कम रहेगा तो बैंक सामने में कर्जा नहीं देंगे या फिर कर्जा देने का प्रमाण कम कर देंगी, या फिर कर्जे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं लो कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब मार्केट में पैसा कम रहेगा। और ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए बैंक कर्जा भी दे रही है बट कर्जा का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कर्जे पर का वो ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो बैंक के पास जाएंगे नहीं, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो कौन सा व्यापारी ज्यादा ब्याज पे पैसा लेगा, तो इसके कारण क्या होगा कि हमारे इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मतलब नया फैक्ट्रीज नई चीजें नहीं बनेंगी और इसके कारण इसका इंपैक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस पे होगा। अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो जो प्रोडक्शन पुराना वाला हो रहा था वही चल रहा है, तो लो प्रोडक्शन होगा, और लो प्रोडक्शन होगा इसका मतलब क्या, जो जॉब्स है वो जनरेट नहीं होंगे। इट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ लेस एम्प्लॉयमेंट। और अगर जॉब ही जनरेट नहीं हो रहा है मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जिन लोगों को जॉब है उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो अगेन लो नेशनल इनकम जनरेट होगा और वही ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी या फिर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मतलब इस प्रकार क्या होता है बेटा, गरीबी इकोनॉमी में
बढ़ते जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये ध्यान में रखिएगा, मतलब ये ना ऐसे प्रकार के डायग्राम्स, अगर मान लीजिए मेंस की परीक्षा में आपको पॉवर्टी के ऊपर सवाल आता है या फिर ऐसे पॉवर्टी के ऊपर पूछा जाता है, तो यू कैन एक्चुअली ड्रॉ दीज डायग्राम्स। अब ये डायग्राम मैंने कहां से लिए? तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक किताब है इकोनॉमिक्स का, उसमें से मैंने डायग्राम लिया। मतलब देखिए, ये स्टेट बोर्ड की किताब है, एनसीईआरटी की किताब है, इनमें ऐसे इनोवेटिव तरीके के डायग्राम से कि जिसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली काय में कर सकते हो, आंसर राइटिंग में कर सकते हो, और बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ये ऐसा आंसर आपका हट के नजर आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद इसके बाद लास्ट लेक्चर में ना एसडीजी का जिक्र हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और हम लोगों ने इसके पहले के 2-3 क्लासेस में हंगर के बारे में डिस्कशन किया। व्हेन पॉवर्टी का टॉपिक में पढ़ा रहा था तब भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने पढ़ा था। इसके बाद जब लास्ट क्लास में फूड सिक्योरिटी की बात आ रही थी तब भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वहां पे जिक्र हुआ था। हंगर की डेफिनेशन क्या है, क्रॉनिक हंगर क्या है, सीजनल हंगर क्या है, ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में देख लिया था। अब देखिए बेटा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये कुल मिला के कितने गोल है? तो देयर आर टोटल 17 गोल्स, 17 गोल्स है। और ये 17 में का पहला गोल क्या है? नो पावर्टी, मतलब पूरे दुनिया में से पावर्टी गायब करना है। और कब तक गायब करना है? 2030 तक गायब करना है। और दैट इज द वन ऑफ द मेन एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो पहला गोल क्या है? कि पावर्टी पूरी दुनिया से खत्म करना है। दूसरा गोल क्या है? तो जीरो हंगर, मतलब दुनिया में से जो भूखमरी की समस्या है उसको भी हटाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट क्लास में हमने हंगर के बारे में देखा, फूड सिक्योरिटी के बारे में देखा। तो इसका मतलब अगर देश में या फिर दुनिया में हमको क्या करना पड़ेगा? फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, ताकि सब व्यक्ति को सही समय पे सभी समय और सभी सही समय पे क्या होना चाहिए? खाने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब फूड शुड बी अवेलेबल टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, दैट इज नोन एज फूड सिक्योरिटी। तो जीरो हंगर। तीसरा एसडीजी क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, सबको मिलना चाहिए। और 2030 तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जिसको क्वालिटी एजुकेशन ना मिले। उसके बाद जेंडर इक्वेलिटी लानी है हमको, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन चलाना है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्विलिटी, जो इनइक्विलिटी है वो कम होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13वां है क्लाइमेट एक्शन। 14 है लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो ओशन में पोल्यूशन हो रहा है वो कम होना चाहिए, लाइफ ऑन लैंड। एंड 16वां है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल। मतलब ये कुल मिला के दोस्तों ये 17 गोल्स है। और ये 17 गोल्स का टारगेट कब तक अचीव करने का प्लान किया गया है? 2030 तक। बट वैसे जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है उस प्रकार से लगता तो नहीं 2030 तक ये सारे टारगेट अचीव होंगे, बट एटलीस्ट एक कोशिश तो की जा रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो दीज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसमें का हंगर को हटाना और पॉवर्टी को हटाना, पॉवर्टी को हटाने का पहला गोल है और हंगर को हटाने का दूसरा गोल है। जो टारगेट क्या दिया गया है? 2030 तक किसी भी हालत में गोल्स वहां पे हटाना है। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहता है तो अगेन चैट सेक्शन में आप वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो, ये जो हमारा पहला चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी का, इसमें हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले कि डेवलपमेंट क्या होता है। बट जनरली इसके पहले हम लोग को ये समझना आवश्यक है सिर्फ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मतलब हम लोग जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? देखो बेटा, सिंपल सी बात है। तो जब भी हम लोग अब ये इकोनॉमी को बाजू में रखिए और मैं खुद के बारे में बता रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि मेरी ग्रोथ हो रही है और मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, सो दीज आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि भाई मेरा ग्रोथ हो रहा है और मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। अब जब मैं मेरे ग्रोथ की बात करता हूं ना, तो ये ग्रोथ क्या है? ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, क्वांटिटी पे बात कर रहा है। मतलब अब जब मैं खुद की ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरे बाल बढ़ रहे हैं, मेरे नाखून बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, इनके बारे में जब मैं बात करता हूं, इनके बढ़ने के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई ग्रोथ। एंड व्हेन, अब जब डेवलपमेंट के बारे में, मैं खुद के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या कि मेरे डेवलपमेंट में मेरी ग्रोथ आएगी, मेरा हाइट वगैरह बढ़ना चाहिए, मेरी फिजिकल एबिलिटी बढ़नी चाहिए, ये सब ग्रोथ में आएगा। बट जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो डेवलपमेंट में ग्रोथ तो आता है, बट उसके साथ मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास स्किल्स है कि नहीं है, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं कि नहीं सकता हूं, इन सारी एट्रीब्यूट्स के बारे में जब मैं बात करता हूं तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ में हम लोग ज्यादातर फोकस क्वांटिटी पे करते हैं, आंकड़ों पे करते हैं, और डेवलपमेंट में हम लोग फोकस क्वांटिटी प्लस क्वालिटी पे करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब मैं खुद के जब ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग इन नंबर्स, आई एम टॉकिंग इन आंकड़े। मतलब मैं कितनी हाइट बढ़ी है, मेरे बाल कितने बड़े हैं, नाखून कितने बड़े हैं, ये सब क्या हो गया? मेरा फिजिकल एट्रीब्यूट्स। और जब मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं खुद के, तो इसका मतलब उसमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो इंक्लूड रहते ही रहते हैं, बट उसके साथ मेरा एजुकेशन कितना हुआ है, मेरे पास स्किल्स कितने हैं, मेरे पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज कितना है, ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं तब
मैं मेरे डेवलपमेंट की बात करता हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो उसी प्रकार जब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दो कंसेप्ट की बात करते हैं बेटा, तो सेम पैरामीटर्स आप इकोनॉमी को भी लगा सकते हो। तो जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मतलब मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं कि भाई हमारी जीडीपी कितना बढ़ रहा है, हमारा देश का नेशनल इनकम कितना बढ़ रहा है, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ रहा है, ये सारे पैरामीटर्स, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, ये सारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, जब मैं इनके बारे में बात करता हूं, देन आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे विकास करना है तो विकास में ग्रोथ होना ही चाहिए। और इसके साथ विकास में क्या क्या होना चाहिए कि भाई देश में जो लोग हैं, अब इकोनॉमी बढ़ रही है, बट उस इकोनॉमी बढ़ने का क्या लोगों के जीवन में परिणाम हो रहा है? क्या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है? क्या लोगों को एजुकेशन अच्छा मिल रहा है? क्या लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अच्छी मिल रही है? क्या लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है? क्या लोगों की आमदनी इस तरीके से बढ़ रही है कि क्या वो ये सब चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं? ये चीजों के बारे में जब मैं बात करता हूं, तब मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। मतलब एक सिंपल डिफरेंस यहां पे आपको नजर आता है कि जब भी मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं, ग्रोथ इज ऑलवेज क्वालिटेटिव, ग्रोथ इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव, मतलब ये आंकड़ों की बात होती है। और जब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात करता हूं क्वालिटी पे। ठीक है, तो जब क्वालिटी पे मैं फोकस करता हूं, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक डायग्राम बनाई है, एक है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो जब भी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम लोग किसके बारे में बात करें? हम लोग आंकड़े के बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे बताया, इंक्रीज इन जीडीपी। तो जनरली जो अलग दुनिया में अलग अलग जो देश होते हैं, इनका जो इकोनॉमिक कॉमन इकोनॉमिक पैरामीटर पे जो कंपैरिजन किया जाता है, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो हम लोग जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि उस देश का जीडीपी कितना बड़ा है, उस देश में उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका इनकम कितना बड़ा है। फिर क्लासिक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, मतलब कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल? सो जैसा अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी है, ग्रोथ कितना हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, कैपेसिटी, लेबर, वेजेस, इन सारों के बारे में जब भी बात होती है, तो वी आर स्पेसिफिकली रेफर टू विच टर्म? वी आर रेफरिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आता है? एक चीज ध्यान में रखना, अगर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना आवश्यक है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज मस्ट। बट इसके अलावा क्या, कि जो भी जीडीपी बढ़ रहा है, जैसा बोला जाता है कि भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट बेटा, अब ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, बट ये जो फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, इंडिया, इसका फायदा अगर लोगों को नहीं हो रहा है, तो हमारा सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। मतलब क्या, विकास होने के लिए क्या है कि विकास का परिणाम लोगों के जीवन मान में दिखना आवश्यक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना चाहिए, लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही है वो इंप्रूव होना आवश्यक है। दैट इज इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर होती है, तब हम लोग कहेंगे कि ये ग्रोथ का फायदा लोगों को हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो एक पैरामीटर जनरली वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, इसके आधार पर ये जज किया जाता है कि उस देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे भारत में भी अगर देखना है हमको कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि इकोनॉमिक विकास हो रहा है, तो हमको इकोनॉमिक विकास के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखना पड़ेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमको देश का जीडीपी देखना आवश्यक है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आएगा? एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, की लोगों को क्या एजुकेशन अवेलेबल हो रहा है, लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेसिक कॉस्टिंग में अवेलेबल हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज वेरिएबल्स आर मेजर्ड यूजिंग रेंज ऑफ वेरिएबल, जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन कितना है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी मिल रही है, इन सारी चीजों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, देन वी आर रेफरिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ये चीजें बहुत आवश्यक है बेटा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, उदाहरण के तौर पे राइट नाउ आई एम इन नागपुर। अब नागपुर में विकास बहुत हो रहा है, मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो गई है, सड़कें अच्छी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। अब जब मैं नागपुर के इन फीचर्स के बारे में बात करता हूँ कि नागपुर में भाई मेट्रो बहुत वर्ल्ड क्लास बन चुकी है, रास्ते एकदम बहुत अच्छे बन चुके हैं, जो एयरपोर्ट है वो उसका विस्तार हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, अब ये सब चीजों के बारे में जब भी मैं एक सिटी के बारे में बात करता हूँ, तो आई एम रेफरिंग टू ग्रोथ ऑफ सिटी। बट ये जो मेट्रो बनी है, ये जो सड़कें बनी है, बट इसका इस्तेमाल लोगों के जीवन पे, इसका परिणाम कैसे हो रहा है, जब मैं ये एनालाइज करता हूं, देन आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे हो रहा है कि भाई हम लोगों को दिख रहा है कि भाई विकास तो हो रहा है, हर जगह पे मेट्रो बन गई है, हर जगह पे पक्की सड़कें बन रही है, हाँ, बट इसके कारण दूसरा परिणाम क्या हो रहा है कि लोगों का जो जीवन मान है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या वो इंप्रूव हुआ है? ये मैटर करता है। मतलब ठीक है, आपने रास्ते बना दी, सड़कें बना दी, मेट्रो बना दी, सब चीज बना दी, बट लोगों को जॉब ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा? क्या नहीं होगा। मतलब ये सारे पैरामीटर्स देखना बहुत आवश्यक है। दूसरा, जैसे आपको पता है कि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो शहरों में भी जो सीमेंट के रास्ते वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, और ये सीमेंट के रास्ते क्या करते हैं कि गर्मी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है
जो टेम्परेचर है सिटीज का वो अनबियरेबल होते जा रहा है, और स्पेसिफिकली इन समर सीजन। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ है बट लोगों को तकलीफ हो रही है, जिस प्रकार का विकास लोगों ने अपेक्षित किया था उस प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। मतलब क्या ये सारे पैरामीटर जब हम लोग एक्सेस करते हैं कि नागपुर में एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है क्या, नागपुर में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है क्या, कि नागपुर में जो क्लाइमेट है वो अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में जब मैं बात करता हूं तो आई एम रेफरिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस प्रकार से बेटा हमको क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ मींस एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब जब भी देश का जो इनकम है वो अगर बढ़ता है तो वी आर रेफरिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ये जो पैरामीटर्स है ये जब बढ़ते हैं तो वी आर रेफरिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? Economic development indicates economic growth plus progressive changes in certain important variables which determine well-being of the people। मतलब जैसा एजुकेशन अच्छा है क्या, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है क्या, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बदलाव हो रहा है क्या, ये सारे पैरामीटर्स मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ इज मस्ट प्लस ये सारे जो पैरामीटर यहाँ पे बताए हैं ये भी उसमें इंक्लूड होते हैं। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरोअर टर्म। तो इसीलिए जैसा ये सारे जो पैरामीटर्स है, जैसा हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, एजुकेशन अच्छा है कि नहीं है, अब ये पैरामीटर जनरली आंकड़ों में नहीं गिने जा सकते, ठीक है। तो ये पैरामीटर जो होते हैं ना ये तो जनरली इसीलिए बोला जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो ये किस पे फोकस करता है? क्वालिटी पे फोकस करता है, ना कि क्वांटिटी पे। बट इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे फोकस करता है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दिस कंसेप्ट इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव। नैरो क्यों है? क्योंकि एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है और क्वांटिटेटिव पे फोकस कर रहा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिस कंसेप्ट इज ब्रॉडर एंड क्वालिटेटिव बिकॉज इसमें क्वांटिटी के साथ क्या आती है? क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी आती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? उसके बाद तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या बताता है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कभी कभी कुछ देश ऐसे रहते हैं कि जिनका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बट डेवलपमेंट होता ही नहीं। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू टेक प्लेस इकोनॉमिक ग्रोथ इज मस्ट। ये डिफरेंस ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। जैसा अभी मैंने एलैबोरेट किया उसके आधार पर ये पॉइंट वहां पे डाला गया। चौथा डिफरेंस क्या है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट। वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है इसीलिए इसको यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट कहते हैं। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन सारे पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये अचानक हो भी सकती है और जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे डिग्रोथ भी हो सकता है। मतलब जिस स्पीड से हम लोग बढ़े हैं उस स्पीड से हम लोग पीछे भी आ सकते हैं। मतलब ये रिवर्सिबल है। बट डेवलपमेंट, अब एक बार अगर मैंने अस्पताल बना दिया क्या मैं उसको अस्पताल को तोड़ूंगा क्या? नहीं। मैंने अगर एक बार अच्छा कॉलेज बना दिया क्या मैं उसको तोड़ूंगा क्या? नहीं। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है। एक बार बनी तो ये आगे ही जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिबरेट, आराम से होता है और इरिवर्सिबल, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसके आगे का देखेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और आखिरी पॉइंट क्या है बेटा? The difference between economic growth and economic development is economic growth is measured in terms of national income and per capita income। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसमें मेजर की जाती है? नेशनल इनकम, जनरली देश में वो जीडीपी के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, और पर कैपिटा इनकम। और छठवां, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे गिना जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ agriculture productivity, industrial productivity, quality of human life, etc. So these are the parameters on which economic development is measured, and economic growth is measured in the terms of नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। इन इकोनॉमिक पैरामीटर्स की जब भी बात होती है तो वी आर बेसिकली रेफरिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बेटा अपने चैप्टर पे। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक जो डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किसी को भी डाउट होगा तो अभी आप चैट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे देखो, अब ये आता है हमारा पहला चैप्टर 10वीं के एनसीईआरटी का, कि जहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कैसे प्लान की जाती है, ये सारी चीजों के बारे में अभी हमको डिस्कस करना है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी किसी देश में डेवलपमेंट की बात होती है और डेवलपमेंट पॉलिसी बनाने की बात होती है तो उस समय हमको क्या करना पड़ता है कि देश में जो अलग अलग
प्रकार के रहने वाले लोग हैं, इनके एस्पिरेशंस और डिजायर कैसे फुलफिल हो, इसके बारे में हमको विचार करना पड़ता है। मतलब जब भी देश की सरकार अगर कोई प्लानिंग करती है, तो उस प्लान में अलग अलग जो देश में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, फिर अलग अलग इकोनॉमिक क्लास वाइज जो डिवाइडेड लोग हैं, इनके सब के बारे में, इनकी सोच क्या है, इनके एस्पिरेशंस क्या है, इनकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी ज्यादातर लोगों की, इन सब चीजों के बारे में विचार करके हमको एक डेवलपमेंट पॉलिसी बनानी पड़ती है और उस पर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना आवश्यक है। और देखिए एसेंशियल थिंग्स कौन से हैं, मतलब अगर किसी भी देश की सरकार को अगर डेवलपमेंट का प्लान करना है, तो वो सरकार के दिमाग में क्या रहेगा और लोगों के दिमाग में क्या रहेगा कि भाई ऐसा प्लान होना चाहिए कि जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो, मतलब बेटर लाइफ होनी चाहिए। दूसरा, समाज में इक्वालिटी रहनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। और हाउ अ कंट्री शुड बी, मतलब हमारे देश ने किस तरीके से तरक्की करनी चाहिए, इसका भी विचार होना चाहिए। एंड सभी को, सभी धर्म जाति के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इन सारे पैरामीटर्स का जब विचार किया जाता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि सही मायने में जो डेवलपमेंट हो रही है वो सर्वसमावेशक हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सर्वसमावेशक विकास। आपको पता होगा कि जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मतलब क्या है, इस प्रकार से जब हम लोग डेवलपमेंट पॉलिसी बनाते हैं कि जिसका फायदा समाज में रहने वाले एकदम नीचे स्तर के जो व्यक्ति है या फिर जो एकदम गरीब व्यक्ति है उसको भी हो, तो तब जाके हम लोग कहते हैं कि भाई सही मायने में हमारा जो विकास की परिभाषा है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो इट इज ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब ये सारी जो आकांक्षाएं है, लोगों की इच्छाएं है, ये पूरी कैसे होंगी, तो इट इज ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड। मतलब ये जो लोगों की इच्छाएं है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के माध्यम से, मतलब जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे वोटिंग होता है, इलेक्शन होता है, इसके माध्यम से लोग अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं वहां पे दर्ज कर सकते हैं। कैसे, तो जब भी इलेक्शन होता है तो हमको मौका मिलता है कि हम ऐसे नेता को चुने कि जो नेता हमारा जो डेवलपमेंट है वो कर पाए और हमारी तरीके से कर पाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए जो लोगों की एस्पिरेशंस और डिजायर क्या होती है, इच्छाएं क्या होती है, कि सरकार ने क्या करना चाहिए, सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, हमारा जीने का तरीका थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए, देश के अंदर सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सच में भाई हमको दिखना चाहिए बदलाव, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें काम में आती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। दूसरा क्या, कि देश के अंदर सबको हाउसिंग मिलना चाहिए, फिर गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार ने इंदिरा आवास योजना जो है वो शुरुआत की। उसके बाद सबको फूड अवेलेबल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। फूड मतलब क्या, इसीलिए तो मैंने इसके पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया है फूड सिक्योरिटी का चैप्टर, कि जिसके लिए राशन की दुकान बनाई गई है और राशन की दुकान के माध्यम से सभी जो गरीब लोग हैं उनको खाना दिया जाता है। देन हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। देखो दो तीन चीजें जो है वो बेसिक सबके लिए अवेलेबल होना ही चाहिए, जैसा फ्री एजुकेशन होना चाहिए, फ्री हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए, दैट इज मस्ट। ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और कौन सी हेल्थ फैसिलिटी, प्राइवेट तो है ही, बट सरकारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, मेट्रोज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रेलवेज अच्छी होनी चाहिए, और इनके जो दाम है वो कम होने चाहिए ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको अफोर्ड कर पाए। एंड पब्लिक फैसिलिटी जो है वो पब्लिक फैसिलिटी, ये सारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस वगैरह जो है ये सारी अच्छी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होना चाहिए। सो सिंपल सी बात है, सिंपल डिमांड है कि देश के अंदर रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार रहेगा तो लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो लोग खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे मतलब क्या, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो बेसिक नीड्स फुलफिल होने चाहिए। और डिजिटाइजेशन, अभी आपको पता होगा कि पूरा जो दुनिया है वो अभी मोबाइल पे जा रही है। मैं यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी किस माध्यम से दे रहा हूँ, तो इंटरनेट के माध्यम से दे रहा हूँ, स्क्रीन के माध्यम से दे रहा हूँ। तो ये डिजिटाइजेशन का भी जो सर्विस है ये अभी अवेलेबल होना चाहिए और इसकी भी दाम कम होने चाहिए। मतलब ये सारी चीजें जो है, दीज आर द बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और ये अगर फुलफिल सरकार करती है तो ये डेवलपमेंट पॉलिसी बनाते वक्त सरकार ने ये सारी चीजों के बारे में सोचना आवश्यक होता है। जैसा देखिए आपके एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया है, एक रिक्शा वाला बताया और उसका लड़का बताया। अब उसका लड़का रास्ते पे जाता है, समाज में रहता है, तो उसको लगता है कि मेरे पापा के पास आज रिक्शा है तो मेरे पापा के पास क्या होनी चाहिए, कार होनी चाहिए। इसीलिए अपने पापा के पास जाता है और बोलता है मुझे कार चाहिए। बट उसके पापा को पता है कि उसकी आमदनी जितनी है उसके आधार पे वो कार तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो वही है, यू वांट अ कार, द वे आवर कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप इज मे बी वन डे यू ओन द रिक्शा यू ओन। मतलब फिलहाल जो रिक्शा ये इसके पापा चला रहे, इसका खुद का नहीं है, ये रेंट पर भाड़े पे लिया हुआ रिक्शा है। तो ऐसे कंडीशन में ये यहाँ पे दिखाता है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। जैसे यहाँ पे एक चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई मान लीजिए कैटेगरी ऑफ पर्सन में लैंडलेस रूरल लेबरर, मतलब ऐसा लेबर
कि जिसके पास खुद की जमीन नहीं है और बड़े किसान के जमीन पे वो काम करता है। अब ऐसा व्यक्ति तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो इसका जो जाति रहेगा ये छोटे जाति का होने का ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इसकी इच्छा क्या रहेंगी, तो यहाँ पे लिखो मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। सिंपल सी बात है, उसका एस्पिरेशन क्या रहेगा कि मुझे ज्यादा दिन काम मिले, बिकॉज आप सभी को पता है और इसके पहले के भी सेशन में हमने देखा है कि एग्रीकल्चर में जनरली जो काम दिया जाता है वो कैसा रहता है, वो सीजनल काम रहता है, वो परमानेंट काम नहीं रहता है। मतलब पूरे 12 महीने में 7 से 8 महीना काम रहेगा और बाकी 4-5 महीने छुट्टी रहती है। तो ये लैंडलेस रूरल लेबरर क्या अपेक्षा करेगा कि मुझे भाई जो नंबर ऑफ डेज जो है काम के वो ज्यादा मिले और मुझे अच्छी तनख्वाह मिले, मतलब जो रोजी है मेरी दिन की वो मुझे अच्छी मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अब ये गरीब इंसान है तो इसकी अपेक्षा क्या है, सरकार ने जो जिला परिषद की स्कूल होती है हर गांव के अंदर, वो गांव में क्वालिटी एजुकेशन उसको उसके बच्चे को मिले, वो उसकी इच्छा रहेंगी। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो गांव के अंदर, और वो भी एक दिन अगर चाहे तो दे मे और दे कैन बिकम अ लीडर ऑफ द विलेज। मतलब इस प्रकार की अगर व्यवस्था रहती है, दिस इज द एस्पिरेशन, ये इच्छा है, ये आकांक्षा है किसकी, लैंडलेस रूरल लेबरर की। उसके बाद अगर मान लो दूसरा, अगर पंजाब में रहने वाला जो किसान है, ठीक है, अब इसके पास बहुत बड़ी जमीन है, तो ये पंजाब में प्रॉस्परस किसान है। प्रॉस्परस मतलब इसके पास पैसा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। तो इसका क्या रहेगा कि अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। इसके पहले की क्लास में हमने एमएसपी के बारे में पढ़ा, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हायर रहेंगी तो उसका फायदा किसको मिलेगा, ये बड़े किसानों को मिलता है। और इसको अगर इनकम अगर एमएसपी ज्यादा है तो इसको अच्छा पैसा वहां पे कमाएगा। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अबॉर्ड। अब देखो इसको क्या चाहिए, ये प्रॉस्परस किसान है बेटा, ठीक है, तो इसको लेबर कैसा चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए। और जो पहले केस में लैंडलेस रूरल लेबर के केस में हमने क्या देखा कि उसको लेबर कैसा चाहिए, उसको वेजेस ज्यादा चाहिए। मतलब इसको वेजेस ज्यादा चाहिए और इसको वेजेस कम चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि एक ही प्रोफेशन है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में लेबर का डिमांड अलग है और मालिक का डिमांड अलग है। तो आप देखिए कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिमांड कैसी है। तो आप सोचिए एक प्रोफेशन में एक दो व्यक्ति की कॉन्ट्रास्टिंग डिमांड्स है, उस प्रकार पूरे भारत भर के लोगों की अलग अलग डिमांडें हो सकती है। वही यहाँ पे नीचे अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, मतलब एक लड़की है जो अमीर घर से आती है, शहर में रहने वाली। अब उसकी इच्छा क्या रहेंगी, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। सिंपल सी बात है, उसकी डिमांड रहेंगी भाई जैसा फ्रीडम आपने मेरे भाई को दिया है वैसा फ्रीडम आप मुझे दो। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, मतलब उसको विदेश में जाके शिक्षण करना है और जैसे फ्रीडम आपने आप मेरे भाई को दिया है वैसा फ्रीडम आप मुझे भी दो। तो ये उसकी डिमांड, उसकी आकांक्षाएं वहां पे रहेंगी, ठीक है। तो मतलब क्या यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे बताए, जैसे फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, मतलब ऐसा जो किसान है जिसकी फार्मिंग किस पे डिपेंडेंट है, बारिश के पानी पे, जिसको हम लोग रेन फेड एग्रीकल्चर कहते हैं। कौन सा एग्रीकल्चर कहते हैं, रेन फेड एग्रीकल्चर। ऑलरेडी हमने पहले के सेशंस में रेन फेड एग्रीकल्चर क्या होता है हमने देखा है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारा लेक्चर 1 जो है वो आप एक बार देख लो। सो अब फार्मर है, ऐसा किसान है कि जिसकी खेती बारिश के पानी पे, तो उसकी इच्छा क्या रहेगी कि बारिश का पानी अच्छा होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर बारिश का पानी तो सरकार पे डिपेंड नहीं करता है, बट हाँ सरकार पे डिपेंड क्या करेगा कि क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए जो करना चाहिए वो आवश्यक है। बिकॉज क्लाइमेट चेंज के कारण जो बारिश का सीजन है उसमें कम ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसकी अपेक्षा रहेंगी भाई क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड सरकार ने कदम उठाने आवश्यक है, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, अगेन से अब इसकी जो किसानी है, बेचारा छोटा किसान है, इसकी भी अपेक्षा क्या रहेंगी, इसके बच्चे को स्कूल में ही क्वालिटी एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटी फ्री में अवेलेबल हो, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी गांव के अंदर मुहैया किए जाए। ये सारे डिमांड इसके रहेंगे और ये भी एक दिन क्या बन सके, गांव का लीडर बन सके और पॉलिटिकल लीडरशिप रोल प्ले कर सके। सो दैट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ दिस फार्मर। मतलब क्या कि अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पिरेशन रहती है। मतलब क्या कि जब भी डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में बात होती है, बनाने के बारे में बात होती है, तो इन सब एस्पिरेशंस को कंसिडर वहां पे करना पड़ता है। एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सन सीक्स थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर। मतलब हर व्यक्ति के लिए अपने अपनी जो आकांक्षाएं या फिर इच्छाएं जो होती है वो फुलफिल करने वाली जो चीजें होती है वो सबसे प्रायोरिटाइज होती है। तो इसके लिए अलग अलग लोगों की एस्पिरेशंस अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सिनेरियो मैंने बताया कि एक फैमिली के अंदर ही क्या है, डेवलपमेंट की परिभाषा डिफर कर सकती है। जैसे एक सैराट मूवी मराठी में आया था, आपने शायद से देखा होगा बहुत लोगों ने, इसका रीमेक हिंदी में भी आया है। अब ये सैराट मूवी में ये जो लड़की है, देखो ये लड़की बाइक चला रही है, मतलब क्या बाइक चला रही है, मतलब वो गांव में रहने वाली लड़की है, शी बिलोंग्स टू द रिच अर्बन फैमिली, ऐसे और अपर कास्ट की है। ऐसे कंडीशन में शी इज ट्राइंग टू क्लेम द रोल ऑफ हर ब्रदर, मतलब जो फ्रीडम जो चीजें इसके भाई को मिल रही है वो सारी चीजें वो खुद करना चाहती है और किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस उसको मान्य नहीं है। सो एट अ टाइम टू पर्सन मे सीक थिंग्स व्हिच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। जैसा ये एक ही फैमिली में रहने वाली लड़की और लड़का,
अब लड़की की इच्छा क्या है, गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, मतलब जैसा आजादी आपने मेरे भाई को दिया है वैसा आजादी मुझे मिलना चाहिए, जैसा रोक टोक आप मेरे भाई को नहीं करते हो वैसा भी आप मुझे ना करो, क्या ड्रेस पहनना है क्या नहीं पहनना है ये भी चीजें मुझे मत बताओ। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको लगता है कि जिस प्रकार मेरी माँ मुझे बताती है कि घर घर का चूल्हा चौका कर या फिर घर का साफ सफाई कर, उसी प्रकार का काम मेरे भाई ने भी करना चाहिए, ये लड़की की अपेक्षा है। लड़का क्या बोलता है, लड़का बोलता है लड़कियों के काम है मैं करूंगा नहीं, तो मैं बाहर की काम करूंगा। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज विद इन अ फैमिली इटसेल्फ, मतलब जब भी एस्पिरेशंस की बात होती है, जब भी होप की बात होती है, तो एक ही फैमिली में अलग अलग एस्पिरेशंस हो सकते हैं। तो आप सोचिए डेवलपमेंट प्लान बनाते वक्त कितना दिक्कत वहां पे जाता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा और एक उदाहरण लेते हैं, तो एक साइड में इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरी साइड में ट्राइबल लोग। अब आपको पता है कि बहुत बार जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जैसा माइनिंग वगैरह का प्रोजेक्ट है, अगर कोई इंडस्ट्री को बिजली चाहिए तो ये जो बिजली बनाने के लिए जनरली कभी कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने पड़ते हैं, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते वक्त पूरी जमीन जो जंगल होता है वो पानी के नीचे वहां पे जाता है, और जंगल अगर पानी के नीचे जा रहा है तो मेजरली जंगल में कौन रहते हैं, ट्राइबल रहते हैं। और आपको इसके पहले भी मैंने बताया कि ट्राइबल्स का जो लाइफ है वो कैसा है, जल जंगल और जमीन, इस तीनों पे निर्भर करता है बेटा। और अगर ट्राइबल से उनका जंगल ही अगर छीन लिया जा रहा है, मतलब उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जीने का साधन है वही उनसे छीना जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट का एस्पिरेशन क्या रहेगा, तो इसको ज्यादा बिजली चाहिए, मोर डैम्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई उसकी अपेक्षा रहेगी कि अगर वहां पे अगर पानी की अवेलेबिलिटी है और वो पहाड़ों का इलाका है तो वहां पे क्या किया जाए, डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि भाई उससे जो बिजली जनरेट हो वो मेरी इंडस्ट्री को मिले। तीसरा क्या होगा, ट्राइबल लैंड विल गेट सबमर्ज एंड पीपल विल गेट डिस्प्लेस, मतलब वो ट्राइबल लैंड पानी के नीचे चले जाएंगे और ट्राइबल लोग वो अपनी जमीन छोड़ के दूसरे जमीन पे जाने पे वहां पे मजबूर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो ट्राइबल्स का क्या होगा, अगेन दे विल अपोज इट, वो बोलेंगे कि भाई हम किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स एंड टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड, वो बोलेंगे कि भाई इतना बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट करने से आप छोटा छोटा डैम कंस्ट्रक्ट करो, कि जिससे भाई जो नदी है, नदी का पानी भी नहीं बढ़ेगा, नदी का पानी भी नहीं अड़ाया जाएगा, और जो फ्लो है वो वैसा कंटिन्यू रहेगा और जंगल भी बचेगा। सो देयर एस्पिरेशन इज डिफरेंट, देयर एस्पिरेशन इज डिफरेंट। मतलब आप देखिए देश के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड अलग होती है और ट्राइबल्स की डिमांड अलग होती है। तो ऐसे कंडीशन में इवन मैं आपको रियलिस्टिक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। अब ये डिस्ट्रिक्ट पहले नक्सलिज्म से अफेक्टेड था, और अभी वहां पे देश की सबसे बड़ी जो स्टील कंपनी है, लॉयड कंपनी, उसका प्लांट वहां पे बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उस प्लांट के अलाइड प्लांट तो बन गया है, प्लांट बन गया, तो वहां पे जो भी जंगल था उसको सबको काटा गया। अब जंगल काटा गया मतलब वहां के जो ट्राइबल लोग थे उनको डिस्प्लेस किया गया। अब क्या हो रहा है कि वहां पे एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, और एयरपोर्ट बनाने के लिए और जंगल को काटने की बात चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में वहां के जो ट्राइबल लोग हैं वो भी इकट्ठा हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि अभी किसी भी हालत में हम लोग ये जंगल नहीं काटने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर जंगल काट दिया तो उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वही छीना जाएगा। अब सरकार ने प्रॉमिस किया है कि भाई हम लोग आपको वहां पे जॉब देंगे वगैरह सारी चीजें बोली है सरकार ने, बट तब भी ट्राइबल लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमको जंगल चाहिए। मतलब ये ऐसे देखिए डेवलपमेंट के एस्पिरेशंस डिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट के बारे में सोचना मतलब इन सब चीजों के बारे में सोचना आवश्यक है। जैसे ये डैम इतना बड़ा होता है और उसमें जितना हाइट ज्यादा उतना एरिया जो होता है उसको ज्यादा पानी वहां पे डिस्प्लेस किया जाता है। और रन ऑफ द रिवर डैम जो होते हैं, रन ऑफ द रिवर डैम मतलब क्या कि जिसमें नदी का पानी अड़ाया नहीं जाता, तो जो नदी का पानी होता है उसमें से ऐसा एक अलग से डक्ट निकाला जाता है, ये पावर हाउस रहता है, यहाँ पे जनरेटर्स रहते हैं, और उसमें से बिजली जनरेट करके जो पानी है फिर से नदी में छोड़ दिया जाता है। मतलब बड़े डैम नहीं कंस्ट्रक्ट होता है, एकदम छोटे चेक डैम्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इसको चेक डैम्स कहते हैं, ठीक है। तो और जो बड़ा डैम होता है इसमें देखो इसमें पूरा नदी का फ्लो ही अड़ाया जाता है, और जितना बड़ा उसका हाइट रहेगा उतना एरिया जंगल का उतना काटना पड़ेगा और वहां पे पानी को जमा होना आवश्यक है। तो इसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है, पर्यावरण का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्लाइमेट का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, और ये क्या है, ये इको फ्रेंडली तरीका है बिजली पैदा करने का, ठीक है। इसके लिए देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपको शायद से आपने नाम सुना होगा, इसके पहले मेधा पाटकर वाज द पायोनियर ऑफ दिस आंदोलन। और ये आंदोलन किसके लिए किया गया था, जो सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, वो सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ाने की बात हो रही थी। और हाइट बढ़ाना मतलब क्या, और जंगल का एरिया पानी के नीचे जाना। तो उस जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल लोग थे उनको डिस्प्लेस किया जाने वाला था, उनको वहां से हटाया जाने वाला था, और उनका जो जीने का साधन था वो खत्म किया जाने वाला था। इसके लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन वहां पे शुरू किया गया था, डिमॉन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, ठीक है। ट्राइबल पीपल लिविंग इन द नर्मदा वैली रीजन विल गेट डिस्प्लेस विद दिस, और ये हाइट जो है ये बाद में बढ़ाई गई थी। मतलब उतने लोग जो थे उतने लोगों को विस्थापित किया गया, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, ठीक है।
तो ये एक एस्पिरेशन का हमने डिफरेंस देखा कि अप्रोचेस कैसे डिफरेंट होते हैं। अब इनकम एंड अदर गोल्स देखते हैं। पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क। अब लोगों की इच्छा क्या होती है कि हमको रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, बेटर वेजेस मिलने चाहिए, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। अल्टीमेटली लोगों को क्या चाहिए? इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, कि उनका जो आमदनी है वो बढ़ना चाहिए, फिर वो धंधे वाला रहने दो या फिर जॉब करने वाला रहने दो। ठीक है, ये किस में आता है? मनी और मटेरियल थिंग। मतलब लोगों का एस्पिरेशन की तरफ, वन ऑफ द एस्पिरेशन क्या है, मेजर एस्पिरेशन क्या है कि उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए। पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक, मतलब इसके अलावा लोग क्या सोचते हैं कि भाई पैसा तो चाहिए बट उसके साथ हमको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मतलब हमारे साथ किसी भी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रीडम मिलना चाहिए, सिक्योरिटी रहनी चाहिए एंड समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो ये सारी चीजें, मतलब दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हो ऐसी उनकी इच्छा नहीं है। मतलब इसको ही कहते हैं दे आर एक्सपेक्टिंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या चाहिए उनको? कि गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इसको ही हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए और इनकम अच्छा होना चाहिए। सो बेटा ये सारी चीजों के बारे में हमको, जब भी हम लोग डेवलपमेंट का बात करते हैं तो इनके बारे में हमको विचार करना आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए और एक उदाहरण लेता हूँ कि डेवलपमेंट का एस्पिरेशन कैसे बदलता है। मतलब इवन ठीक है आपको अभी इनकम अच्छा मिल रहा है, अब कभी देखिए अगर मान लीजिए एक एक पर्सन है, इसके पास दो जॉब है, एक जॉब है हाई पेइंग, दूसरा जॉब है लो पेइंग। अब ऐसे कंडीशन में भी ये व्यक्ति कैसे डिसाइड कर सकता है, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पर्सन है, अब इसको हाई पेइंग जॉब मिल रहा है बट कंडीशन क्या है कि वो हाई पेइंग जॉब उसके घर के पास नहीं है, उसको रिलोकेट करना पड़ रहा है, खुद का शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस पे। दूसरा फैसिलिटीज फॉर फैमिली कंपनी तो दे रही है। तीसरा वर्किंग एटमॉस्फेयर भी बोला जा रहा है कि ठीक ठाक है। चौथा अपॉर्चुनिटी टू लर्न, मतलब नई कंपनी है तो शायद से वो कुछ नया वहां पे सीखेंगे और नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसके कारण उसको पगार भी अच्छा मिल रहा है। बट निगेटिव्स क्या है कि पेमेंट तो अच्छा है बट निगेटिव क्या है कि इट इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये जो हाई पेइंग जॉब है ये इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मिला है कि जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक उसको पैसा मिलेगा, जैसा ही प्रोजेक्ट खत्म होगा वैसा उसका जॉब चला जाएगा। मतलब ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं। नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, मतलब आजादी नहीं। उसको बोला गया कि भाई तुझे 15 घंटा काम करना पड़ेगा दिन का, मतलब करना ही पड़ेगा, उससे अगर कम करता है तो तेरे पगार में कटौती होंगी। एंड वेरी लेस फैमिली टाइम, मतलब फैमिली टाइम नहीं, सुविधा है बट टाइम नहीं है। अब देखो ये जॉब का ऑफर है उसके पास, और दूसरा है लो पेइंग जॉब, मतलब इसके तुलना में उसको पैसा कम मिल रहा है बट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, फिक्स सैलरी, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है उसको, मतलब जॉब सिक्योरिटी का इशू नहीं रहेगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम है, कैन स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड किड्स। एंड चौथा वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है हाई पेइंग जॉब से। अब ये दो जॉब के ऑप्शन इस बंदे के पास है, तो ऐसे कंडीशन में ये बंदे ने क्या चूज करना चाहिए? अगर आप इसके जगह पे रहते तो आप क्या चूज करते, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बट मैं अगर रहता तो मैं चूज करता कि भाई लो पेइंग जॉब वुड बी सुटेबल। ठीक है मुझे पैसा कम मिल रहा है बट मुझे जॉब के लिए रिलोकेट तो नहीं करना पड़ रहा है, मुझे शहर छोड़ के जाना तो नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसका खर्चा और बढ़ेगा। दूसरा, मुझे फैमिली से दूर तो नहीं जाना पड़ रहा है और फैमिली के लिए मुझे टाइम मिल रहा है यहाँ पे। वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, भले ही सैलरी एक ऐसा है बट सैलरी कम है। सैलरी का बाकी फीचर, सैलरी छोड़ के बाकी के जो फीचर्स है एज कंपेयर टू दिस जॉब आर सुटेबल, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा जॉब में, कि जॉब सिक्योरिटी मिलना, कि मेरा परमानेंट जॉब होना चाहिए। आई शुड बी अ परमानेंट एम्प्लॉय, मुझे कोई भी कंपनी वाला कभी भी निकाल सके। अगर ऐसा जॉब मिल रहा है तो आई वुड नॉट प्रेफर दैट जॉब। मतलब क्या कि आपके पास जब ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन में भी ये हमको इस तरीके से वहां पे चुनना पड़ता है। जैसे देखिए महिला, अब महिलाओं का क्या होता है कि अगर वो महिला हाउसवाइफ है, मतलब वो घर के काम कर रही है, बट अगेन जो भी महिला घर के काम करती है, तो इसके पहले भी हमने देखा है कि जो भी महिला हाउसवर्क करती है वो हाउसवर्क हमारे नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता है। ठीक है, सो हाउसवर्क, बट अगर महिला मान लीजिए हाउसवाइफ है बट इसको अगर जॉब करना है तो क्या आवश्यक है कि भाई बाहर निकल के जॉब करने के लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप वेराइटी ऑफ जॉब्स टू रन और रन अ बिजनेस। मतलब अगर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट अगर उसको प्रोवाइड किया जाता है, वो महिला घर से बाहर निकल सकती है, जॉब कर सकती है या फिर खुद का बिजनेस कर सकती है। और अगर ये महिला मान लीजिए जॉब करती है या फिर बिजनेस करती है तो अल्टीमेटली क्या, इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। मतलब जो भी महिला काम करती है बाहर निकल के, उसकी समाज में और उसके फैमिली में जो इज्जत है वो बढ़ जाती है। मतलब वो जो भी कहती है उसको वजन मिलता है, वो बात सुनी जाती है। सो वर्किंग वुमेन, अगेन वर्किंग वुमेन गेट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन अ फैमिली इंक्रीजेस, देयर वुड बी अ मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, मतलब उसका जो हस्बैंड वगैरह है वो भी घर के काम में वहां पे उसका हाथ बटाता है। एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। सो मतलब ऐसा भी इम्पैक्ट, जब महिला घर घर के बाहर निकल के जो जॉब करती है उसका भी एक्सेप्टेंस समाज में पड़ता है, उसकी जो बातें वो कहती है उसका वो बातें सुनी जाती है और स्पेसिफिकली समाज में और उसके फैमिली में उसकी इज्जत बढ़ जाती है
और उसके घर में जो काम का बंटवारा है वो भी होता है, मतलब उसका हस्बैंड भी क्या करता है, काम में हाथ मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा, अब ये सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए, अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट में। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of country's development. ठीक है, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट। किसी को इंडस्ट्रीज को डैम चाहिए तो ट्राइबल लोगों को डैम नहीं चाहिए, किसी को सड़क चाहिए तो किसी को सड़क नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन हो सकते हैं। हाउएवर, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts how does one decide? क्या सभी आइडियाज को फिर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए? आंसर नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या है, एक बैलेंस अप्रोच से हमको डेवलपमेंट पॉलिसी बनाना आवश्यक है कि जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी फुलफिल हो और ट्राइबल्स लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनकी जमीन ना छोड़नी पड़े। सो व्हाट वुड बी द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? सबके लिए सही रास्ता क्या रहेगा? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब मान लीजिए अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो डैम कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर मैं दूसरा कोई पावर प्लांट सेटअप करता हूं या फिर मैं सोलर से अगर बिजली पैदा करता हूं तो शायद से डैम की आवश्यकता नहीं लगेगी। मतलब मुझे दूसरा कोई रास्ता है क्या, वो भी देखना आवश्यक है। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा हूं क्या इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा कि कुछ चुनिंदा लोगों को होगा, ये भी देखना आवश्यक है। मतलब इन सारे सवालों के बारे में भी डिस्कस करना क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट मींस थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन। वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या, इन सारे सवालों के बारे में जब चर्चा की जाती है, विचार किया जाता है, तब इसके बाद तब क्या बनता है, नेशनल डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाई जाती है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? जनरली जो कंपैरिजन होता है देयर आर सर्टेन कॉमन इकोनॉमिक पैरामीटर्स। जैसे अगर मुझे चाइना और इंडिया को कंपेयर करना है तो जनरली हम लोग जिस पैरामीटर पे कंपेयर करते हैं दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि चाइना का जीडीपी इतना बढ़ रहा है, भारत का इतना बढ़ रहा है, तो ये कंपैरिजन जीडीपी के आधार पे होता है। और दूसरा कंपैरिजन जो होता है वो होता है पर कैपिटा इनकम के आधार पे। पर कैपिटा इनकम कि लोगों का पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, ये जनरली पर कैपिटा इनकम के आधार पे देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, कि उस देश का नेशनल इनकम कितना है वो, और उस नेशनल इनकम को अगर देश की आबादी से डिवाइड करो तो हमको क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम। सो नेशनल इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, और एवरेज इनकम को ही क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम कैसे निकाला जाता है, देश का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, और इसके आधार पर हमको पर कैपिटा इनकम मिलता है। मतलब प्रति व्यक्ति देश के अंदर लोगों की आय कितनी है ये हमको इससे पता चलता है, और इसके आधार पे हम लोग देशों के, दो देशों के बीच में वहां पे तुलना, कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, इसके अनुसार जो दुनिया के अलग अलग देश है इनको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। जैसे जो देश अमीर होते हैं, रिच कंट्री, इंडिया इज नॉट अ रिच, इंडिया इज अ मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। तो रिच कंट्री में पर कैपिटा इनकम कितना होता है, 13,935 डॉलर, अमेरिकन डॉलर पर एनम एंड अबाउट इन 2024। ये 2024 का नंबर है बेटा। मतलब जिस भी देश में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 13,935 अमेरिकन डॉलर या फिर उससे ज्यादा है, वो रिच कंट्री कहलाता है। ठीक है, लो इनकम कंट्री मतलब कौन सा, जिस देश में पर कैपिटा इनकम 1,135 अमेरिकन डॉलर या फिर उससे कम है सालाना, तो उस देश को क्या कहा जाता है, लो इनकम कंट्री कहा जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया मिडिल इनकम कंट्री में आता है। तो इंडिया इज अ लो मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज हमारे यहाँ पे जो इनकम है लोगों का पर कैपिटा इनकम वो किस रेंज में आता है, 1,136 अमेरिकन डॉलर टू 4,495 डॉलर के बीच में हमारा पर कैपिटा इनकम आता है। इसलिए हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद चौथा क्राइटेरिया है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की, जिसमें पर कैपिटा इनकम लोगों का 4,496 डॉलर टू 13,935 डॉलर के बीच में अगर लोगों का पर कैपिटा इनकम रहेगा तो वो कंट्री अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के कैटेगरी में वहां पे आती है। मतलब दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ countries based on per capita income published in a world development report published by वर्ल्ड बैंक। अब देखो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ये ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी के या फिर स्टेट सर्विसेज के प्रीलिम्स में आपको ऐसे सवाल वहां पे जनरली पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अभी हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ा, बट पर कैपिटा इनकम जब भी हम लोग किसी देश के पर कैपिटा इनकम के बारे में देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम हमको सिर्फ क्या बताता है, एवरेज इनकम बताता है। ये हमको देश के अंदर इनइक्विलिटी कितनी है ये नहीं बताता, या फिर डिस्पैरिटीज कितनी है ये नहीं बताए। अब ये इनइक्विलिटी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इनकम इनइक्विलिटी की बात कर रहे हैं।
इनइक्विलिटी कौन सी बात कर रहे हैं? इनकम इनइक्वालिटी, मतलब जो आर्थिक असमानता है उसके बारे में हम लोगों को पर कैपिटा इनकम नहीं बताता है। जैसे उदाहरण देखिए, आपके एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया है, सपोज दो देश है, कंट्री ए और कंट्री बी, और ये दोनों ही देश में कुल मिला के 5 सिटीजन है। कितने सिटीजन है? 5 ही सिटीजन है। एक एग्जाम्पल है। और पहला कंट्री ए देखो, कंट्री ए में जो 5 सिटीजन है, अब पहले का इनकम 9,500 है, दूसरे का 10,500, तीसरे का 9,800, चौथे का 10,000, पांचवे का 10,200। मतलब ऑलमोस्ट आप देखो जो इनकम है पांचों की पांचों पर्सन का, वो ऑलमोस्ट 500 या फिर 700 रुपए से आगे पीछे, मतलब इक्वल के लेवल पे। और इसका अगर एवरेज निकालो आप, मतलब 1 2 3 4 5 इनका जो इनकम है पर एक का, वो ऐड करो डिवाइडेड बाय 5, तो हमको एवरेज इनकम मिलता है, जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, दैट इज 10,000। और कंट्री बी देखो, अब कंट्री बी का एग्जांपल देखो, दैट इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द कंट्री ए। कंट्री बी में पहले का इनकम कितना है? 500, दूसरे का 500, तीसरे का 500, चौथे का 500 और पांचवे का इनकम कितना है? 48,000। कुल मिला के एडिशन करो तो कितना आता है? एडिशन करने के बाद 50,000 आता है। 50,000 डिवाइड बाय 5, पर कैपिटा इनकम मिलता है 10,000। मतलब क्या? पर कैपिटा इनकम इज 10,000 इन कंट्री बी एंड 10,000 इन कंट्री ए। अब देखो बेटा, दोनों कंट्रीज को कंपेयर करो। दोनों कंट्रीज के जो 5 नागरिक है उनका पर कैपिटा इनकम, उनका हर एक का इनकम कितना है, ये कंपेयर करने के बाद आपको समझ में आता है कि कंट्री ए में इनकम इनइक्विलिटी आसपास है, बट कंट्री बी में इनकम इनइक्विलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनकम इनइक्विलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 4 लोग सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं और एक व्यक्ति 48,000 कमा रहा है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि पर कैपिटा इनकम क्या नहीं करता है, हमको देश के अंदर रहने वाला जो इनकम इनइक्विलिटी है ये नहीं बताता है। ठीक है, और जैसे आज की कंडीशन है कि जिसमें अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल कंट्री भी है कि जहां पे कुछ चुनिंदा लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है और बाकी जनता जो है उसकी इनकम बहुत कम है। तो यहाँ पे देखो एक इमेज बताइए कि जिस देश में गरीब और अमीर नहीं रहते या फिर सभी समान लेवल पे रहते, मतलब सभी की आय, जैसा कंट्री ए है, वो कंट्री ए का उदाहरण ये है कि इन्होंने चेयर बनाई है, 4 चेयर पे जो 5 लोग है इकट्ठा बैठे और सब शेयर कर रहे हैं जगह। और जिस देश में इनकम इनइक्विलिटी रहती है, मतलब असमानता रहती है, इनकम असमानता, उस देश में क्या रहता है? देखो 4 चेयर पे अकेला इंसान बैठा है जिसका इनकम 48,000 है और बाकी 4 लोग 2 चेयर पे बैठे, मतलब कंट्री विथ रिच एंड पुअर की, जिसमें गरीब बहुत ज्यादा है और अमीर बहुत कम है। सो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट व्हेनेवर इट कम्स टू द पर कैपिटा इनकम। मतलब पर कैपिटा इनकम हमको देश के अंदर रहने वाला इनकम इनइक्विलिटी नहीं बताता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? इसके अलावा अदर क्राइटेरिया तो वही इनकम वाला, पर कैपिटा इनकम। जैसे भारत के अंदर ही आप देखो, ये 2015-16 का आंकड़ा है बेटा, कि हरियाणा, केरला, ये दोनों देश है, इनका पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति 1,62,034 रुपीज पर पर्सन पर ईयर। केरला का 1,55,516 रुपीज पर पर्सन पर ईयर। ये पर कैपिटा इनकम इन दोनों स्टेट का है, एंड दीस स्टेट्स आर काउंटेड एज अ डेवलप्ड वन। एंड बिहार की बात करूं, बिहार का क्या है? 34,168। और अभी ये जो है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का डेटा है, और अभी पर कैपिटा इनकम तो बड़ा है, बट अगेन डिस्पैरिटी है। मतलब भारत में कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, केरला हो गया, मुंबई हो गया, ये ऐसे रीजन्स है कि जिसमें पर कैपिटा इनकम आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। मतलब पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ अ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा इन माइंड। मतलब देश के अंदर अगर हमको डिस्पैरिटी देखनी है कि इनकम इनइक्विलिटी कैसी है, ये भी अगर हमको देखना है, तो हमको हर राज्य का पर कैपिटा इनकम देखना आवश्यक रहता है। इसके अलावा देखो, जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो डेवलपमेंट में अभी मैंने बताया एजुकेशन आता है, हेल्थ फैसिलिटीज आती है, ये सारे पैरामीटर्स को अगर हम लोग को चेक करना है, तो अगेन आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है ऑन सम कंपैरेटिव डेटा ऑन अगेन हरियाणा, केरला एंड बिहार। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया गया है, लिटरेसी रेट बताया गया है, एंड नेट अटेंडेंस रेशो बताया गया है। इन्फेंट मतलब क्या? जो भी बच्चा जिसका वो एज 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा रहता है उसको इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, तो 1000 बच्चों के पीछे जो लाइव बच्चे हैं उनके पीछे कितने बच्चों की डेथ 1 साल से कम उम्र में होती है, ये हमको कौन से रेशो से पता चलता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पता चलता है। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इन लिटरेसी रेट क्या है? तो शिक्षक म्हणजे शिक्षा का रेशो। सो लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या पैरामीटर है, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में वहां पे बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले वो लेक्चर आप देख लीजिए। और उसके बाद तीसरा पैरामीटर जो है नेट अटेंडेंस रेशो, मतलब नेट अटेंडेंस रेशो पर 100% किस एज में? 14 और
15 साल के जो बच्चे हैं उसमें से 100 बच्चों में से कितने बच्चे रेगुलरली स्कूल अटेंड करते हैं, ये हमको किससे पता चलता है, नेट अटेंडेंस रेशो से पता चलता है। अब ये जनरली जो डेटा है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का डेटा है। इसके अनुसार हरियाणा में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब 1000 बच्चे जो जन्म होता है, 1000 में से 36 बच्चे 1 साल से कम उम्र के अंदर ही उनकी डेथ हो रही है। यही लिटरेसी रेट की बात करी हरियाणा की तो 82% था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और यही नेट अटेंडेंस रेशो 61 था। ठीक है, वही केरला की बात करें तो केरला में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम था 12, और अभी मतलब 2026 में तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट केरला में तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी कम हो चुका है, मतलब शायद से 1-2 के आसपास आ चुका है। तो आप समझ लो मतलब केरला का जो ग्रोथ है, केरला की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट। तो 12 है, मतलब 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों की डेथ 1 साल से कम उम्र में होती थी, कब 2015-16 में, और ये प्रमाण अभी 1-2 में एक के आसपास आ चुका है। लिटरेसी रेट केरला का 94%, अभी तो 100% हो चुका है। एंड नेट अटेंडेंस रेशो कितना था, 83%, बिकॉज केरला इज ऑलमोस्ट 100% लिटरेट स्टेट। और वही बिहार को कंपेयर करो इन दोनों के साथ तो आपको दिखेगा कि बिहार का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज्यादा था उस समय, 42, मतलब 1000 में से 42 बच्चे 1 साल से कम उम्र में ही उनका मृत्यु होता था। लिटरेसी रेट वाज वेरी पैथेटिक, दैट इज 62%, एंड नेट अटेंडेंस रेशो वाज अराउंड 43। मतलब तीनों भी पैरामीटर में जो परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस सबसे वो किसका था, बिहार का था। तो ये हो गया बेटा कंपैरिजन। मतलब हमको एक ये मैंने अलग अलग राज्यों का कंपैरिजन इसीलिए किया कि आपको पता चले कि एक देश के अंदर ही आप देखो कि डेवलपमेंट, अलग अलग रीजन्स का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है, अलग अलग रीजन्स का ग्रोथ अलग अलग तरीके से हो रहा है। मतलब जब भी देश के विकास की बात आती है, देश के ग्रोथ की बात आती है, ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करना आवश्यक है। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज आती है। अब पब्लिक फैसिलिटीज में कौन सा, स्वच्छ हवा, क्लीनलीनेस, फिर जो सड़क है वो अच्छी होनी चाहिए, फिर रोड अच्छे होने चाहिए, मेट्रोज अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज काय में आती है, पब्लिक फैसिलिटीज में आती है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मतलब आपके पास बहुत पैसा होगा करके आप हर चीज नहीं खरीद सकते हो, आप स्वच्छ हवा नहीं खरीद सकते हो। और स्वच्छ हवा अगर आपको चाहिए, ठीक है, क्लीन एयर अगर आपको चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है शहर में प्रदूषण कम होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप स्वच्छ हवा ले सकते हो। तो ये सारी जो चीजें ये पब्लिक फैसिलिटीज में आती है और ये डेवलपमेंट के पैरामीटर में कंसिडर की जाती है। सो पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ठीक है, अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, कि भाई जो भी दवाएं है उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस होना चाहिए। अगर देश के अंदर कोई अगर आपदा आती है, कोई अगर डिसीज आता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो होल ऑफ कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप। सो एग्जांपल है जैसा कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ अ सोसाइटी, गवर्नमेंट स्कूल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ फैसिलिटी, पीडीएस। सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल पब्लिक फैसिलिटी जो सरकार लोगों को प्रोवाइड करती है। और ये डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो डेवलपमेंट में ये सारे पैरामीटर्स हमको कंसिडर करना पड़ता है। देखिए आपके एनसीईआरटी में ना बीएमआई के बारे में वहां पे दिया गया है। मतलब अगर हमको हमारी हेल्थ कैसी है ये अगर जानना है तो बेस्ट बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा, बीएमआई निकालना। बीएमआई का फॉर्मूला है वेट इन केजेस डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट इन मीटर का स्क्वायर अगर आप ये निकालो तो आपको बीएमआई पता चलता है। ठीक है, अब ये बीएमआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो दीज आर द पैरामीटर्स। तो बीएमआई जनरली सबका नहीं निकाला जाता, जिन लोगों की एज 20 या फिर 20 से ज्यादा है ऐसे लोगों का बीएमआई निकाला जाता है। बीएमआई इज यूज्ड टू ब्रॉडली डिफाइन different weight groups in adults 20 years old or older. The same groups apply to both men and women. महिला और पुरुष का भी निकाला जाता है। अब अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेस है, मतलब आप क्या अंडर वेट हो, मतलब जितना आपका वजन होना चाहिए उससे वजन कम है। नॉर्मल वेट बीएमआई अगर 18.5 टू 24.9 के बीच में आता है तो आपका वेट कैसा है, नॉर्मल है। ओवरवेट अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 के बीच में आता है मतलब क्या आप ओवरवेट हो। अगर आपका बीएमआई 30 या फिर उससे ज्यादा है मतलब आप ओबेज हो। और बीएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट इन केजेस डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेदर यू आर हेल्दी और नॉट। अब यहाँ पे देखो एक दूसरा रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया। देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करने के गिनने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैलकुलेट करने का गिनने का कोई भी मेथड नहीं है। तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक रिपोर्ट बनाया जाता है और उसमें एक इंडेक्स पब्लिश होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो अलग अलग पैरामीटर्स है उसमें ज्यादातर हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये जो पैरामीटर्स होते हैं इन पैरामीटर्स के आधार पे, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इन 3 पैरामीटर्स के आधार पे उस स्पेसिफिक देश में विकास कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा है, ये वहां पे गिना जाता है। यही रिपोर्ट जो है इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इट इज पब्लिश बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इस रिपोर्ट को वहां पे पब्लिश करता है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस और
उस देश में लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या है, मतलब इन तीन पैरामीटर्स, तीन डायमेंशंस को वहां पे गिना जाता है और उसके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं और उसके आधार पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि उस देश का रैंक कितना है और उसका विकास कितना हुआ है, मतलब वो जो ग्रोथ हो रही है क्या उसका फायदा वहां पे रहने वाले लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अगर मुझे देखना है तो मैं किसको देखूंगा, मैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उस देश का रैंकिंग क्या है इसको देखूंगा। जैसे यहाँ पे देखो सम डेटा, यहाँ पे अलग अलग देशों का हमारे नेबरहुड का लिखा गया है, बट 2025 का जो डेटा है जो पिछले साल का है वो क्या है, उसमें इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था दैट वाज अराउंड 9000 अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर पैरिटी बरा। ठीक है, ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या रहता है, वी विल बी एलैबोरेटिंग इन नेक्स्ट क्लासेस। तो 9446 ये हमारा पर कैपिटा इनकम था अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर पैरिटी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना था, तो ये 72 था 2025 में। मतलब अच्छा है कि जो लोग मतलब जिनका जन्म होता है भारत में वो मैक्सिमम कितने साल एवरेजली रहते हैं, तो दैट इज 72। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना था, 13 साल, और हमारा ओवरऑल रैंक 2025 में था बेटा 130 और स्कोर था 0.685। मतलब ये अब इम्प्रूव, हमारा ठीक ठाक हमारा इंप्रूवमेंट वहां पे हुआ है, बट जितना पहले 2016 में 131 था, बट ज्यादा इंप्रूवमेंट वहां पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जैसे मैंने बताया कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, बट डेवलपमेंट कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। इंडिया रैंक 130 अमंग 193 कंट्रीज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2025, स्लिपिंग 3 प्लेसेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब 3 प्लेसेस हम लोग गिर चुके हैं according to the human development report 2025 released by UNDP, that is United Nation Development Program। तो ये आवश्यक है फॉर प्रीलिम्स, आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स, एमपीएससी का प्रीलिम्स अगर करना है तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वन ऑफ द इंडेक्स इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा कौन से इंडेक्स पब्लिश होते हैं, देखो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये 4 प्रकार के इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये 4 प्रकार के इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वहां पे पब्लिश किए जाते हैं। अब ये रिपोर्ट में कौन से 3 डायमेंशंस गिने जाते हैं वो ध्यान में रखो। एसडीआई एम्फसाइजेस दैट पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज शुड बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर एक्सेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर आप उस देश का विकास कैसा हुआ आप गिन नहीं सकते। अगर आपको विकास देखना है उस देश का तो आपको लोग और लोगों की कैपेबिलिटीज कितनी बड़ी है, मतलब लोगों की आमदनी कितनी बड़ी है, लोगों का हेल्थ कैसा है, लोगों का एजुकेशन कैसा है, ये पैरामीटर्स भी आपको जानना आवश्यक है। सो बेस्ड ऑन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड। ये 3 डायमेंशन कौन से है, तो पहला है बेटा लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, कि भाई लोग उस स्पेसिफिक देश में कितना जीवन कैसा है, तो जनरली ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी से गिना जाता है। एक्सेस टू नॉलेज कैसा है, मतलब एनरोलमेंट रेशियो से ये गिना जाता है। एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने के लिए जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 डायमेंशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड। तो देखो यहाँ पे डायमेंशंस है और इंडिकेटर्स दिखे गए हैं। सो पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज मतलब एजुकेशन, और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे गिनी जाती है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटा इनकम कितना है उस देश का वो, और नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इससे, और जो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ये 3 डायमेंशंस के आधार पे कुल मिला के इंडिकेटर्स कितने हैं, 4 इंडिकेटर्स के आधार पे क्या गिना जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहां पे कैलकुलेट किया जाता है। और 2025 के इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना था, 130th था आउट ऑफ 193 नेशन। और 2020 में ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में और एक इंडिकेटर ऐड किया है। तो 2020 report has introduced planetary pressure adjusted human development index which adjusts the standard human development by a country's per capita carbon dioxide emission and material फुटप्रिंट। मतलब बेसिकली क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, मतलब वो स्पेसिफिक देश ग्रोथ करते वक्त, डेवलपमेंट करते वक्त पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है, ये अगर आपको एडजस्ट करना है, इसके लिए 2020 में ये यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते वक्त और एक इंडेक्स डाला दैट इज प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब वो देश तरक्की करते वक्त पर्यावरण का कितना नुकसान कर रहा है, तो CO2 एमिशन कितना कर रहा है और कितना मटेरियल फुटप्रिंट वहां पे डाल रहा है, इसके आधार पे वो फिर नया वाला प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको एक इंफॉर्मेशन दी है जिसमें बताया गया कि भाई दिन ब दिन भारत के अंदर क्या हो रहा है, दिन ब दिन भारत के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड वाटर लेवल बहुत रैपिडली कम होते जा रही है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ वाटर। और स्पेसिफिकली आपको पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा
जो पानी होता है उसका इस्तेमाल हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है और एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता है। और ये जो भी अति वापर या फिर ओवरयूज जो किया जा रहा है पानी का, इसके कारण जो जमीन के अंदर पानी का लेवल है वो दिन ब दिन रैपिडली कम होते जा रहा है। और ये प्रॉब्लम हमको मेजर सिटीज में अभी से ही हमको दिखना शुरू हो चुका है। मतलब पहले गेस किया जा रहा था कि 2030 लगेगा, 2040 लगेगा, बट ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत सारे एग्जांपल पिछले कुछ सालों में देखे कि जहां पे बैंगलोर, चेन्नई, इन शहरों में लिटरली कुहों के पानी, जो कुएं में मिलने वाला पानी, वो पूरा खत्म हो गया था। ऐसी नौबत आ गई है। तो ये ऑलरेडी आपको इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में बताया गया। और इसका कारण क्या है आपको पता होगा कि हमारे सिटीज में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। और विकास किस तरीके से हो रहा है, हर जगह पे सीमेंट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, हर जगह पे सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ चुका है। और लिटरली हमने हमारे शहरों को, जो पहले शहर ग्रीन थे, उन शहरों को अभी हमने कंक्रीट का जंगल बना के रख दिया। और इसके कारण हर जगह पे कंक्रीट होने के कारण जो बारिश का पानी होता है, वो बारिश का पानी जमीन के अंदर परकोलेट नहीं होता है। और जमीन के अंदर वो पानी नहीं जाएगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। तो उसके कारण वही हो रहा है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है और इसीलिए जो जमीन के अंदर का पानी, उसका लेवल रैपिडली फॉल हो रहा है। तो क्या जो रिप्लेनिशमेंट विद वाटर होता था, मतलब जो बारिश होती थी, बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता था, अभी वो पानी जमीन के अंदर नहीं जाता है, बहुत कम जाता है। तो रिप्लेनिश विद वाटर बहुत कम हो चुका है एंड यूज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो दिन ब दिन क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। इवन ये देखिए, ये ऐसे खबरें आपको आए दिन पढ़ने को मिलती है। 4-year-old boy who fell into borewell in UP dies। ठीक है, 4 साल बोरवेल। जनरली बोरवेल में बहुत सारे बच्चे वहां पे मतलब ओपन बोरवेल रहती है, बच्चे बेचारे गिर जाते हैं और वहां पे गिरने के कारण उनकी डेथ होती है। तो आप सोचिए बेटा, ये बोरवेल मतलब क्या, 100, 150, 200 फीट तक बोरवेल वहां पे डग की जाती है। और ये कौन से रीजन में हो रहा है, उत्तर प्रदेश। और आपको पता है उत्तर प्रदेश ये क्या है, ये फर्टाइल रीजन है। और वहां पे यमुना और गंगा, ये दोनों नदी के बीच में ये रीजन था। और यमुना और गंगा नदी होने के बावजूद भी अगर 200-300 फीट पे अगर पानी नहीं लग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ग्राउंड वाटर का लेवल कितना गिर रहा है। मतलब जिस रीजन में नदियां है वहां पे ग्राउंड वाटर की हालत ये है। तो डेक्कन प्लेटू जो है, मतलब जहाँ पे सेंट्रल इंडिया, नागपुर वगैरह सिचुएटेड है, वहां की हालत तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक उदाहरण, जैसा द एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया में जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 120 सेंटीमीटर की होती है। और वही इसराइल में जो रेनफॉल होती है दैट इज वेरी स्कैंट, मतलब बिटवीन 30.5 mm इन द एक्सट्रीम साउथ एंड 889 mm इन द नॉर्थ। मतलब इतना कम बारिश इसराइल में होता है, बट तब भी इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल एग्रीकल्चर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है। एंड इसके लिए ये इनके पास जो नई टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी अभी ये इंडियन फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि भाई इन लोगों ने रेगिस्तान में खेती करके दिखाई है और एकदम कम पानी में, तो वही टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी लाई जा रही है और इसके लिए इसराइल हमको मदद कर रहा है। और जो रेनफॉल जो होती है, रेनफॉल जिस माध्यम से, जिस डिवाइस से गिना जाता है, उसको कहते हैं बेटा रेन गॉज। ठीक है, ध्यान में रखना। और अल्टीमेटली जैसा आपको पता है कि क्रूड ऑयल का जो रिसोर्सेस है, दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इनका भी जो रिसोर्स है, इनका भी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत पर्याप्त मात्रा है और इनका भी ओवरव्यूज हो रहा है। ठीक है, जैसा देखिए क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में बताया गया, 2016 का आंकड़ा है। मिडिल ईस्ट में जो है, वेस्ट एशिया, उसमें कितना है, 803 मिलियन बैरल का तेल है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 48 और वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में 1691.5 मिलियन बैरल तेल बचा हुआ है। और ये कितने साल टिकेगा, तो कुल मिला के जो मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया का तेल है वो लगभग 70 साल, अमेरिका का 11 साल और दुनिया का 50 या फिर 51 ईयर्स। मतलब ये रिसोर्सेस ऐसा है कि अगर इसका इस्तेमाल हमने जुडिशियसली नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। मतलब क्या, तो ये हमको क्या बताता है, तो ये हमको विकास तो करना है, हमको डेवलपमेंट तो करना है, बट कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा विकास की जिसका फायदा आज की जनरेशन को हो और आने वाली जनरेशन को भी मिले। मतलब ये जो क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल सिर्फ हमको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हमको हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है। इसको कहते हैं बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अभी जो डेवलपमेंट की परिभाषा है वो सिर्फ डेवलपमेंट की परिभाषा तक सीमित नहीं रहती है, वो भी काय पे शिफ्ट हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे शिफ्ट हो रही है। मतलब जितना आवश्यक है उतना ही इस्तेमाल करो, जो आवश्यक नहीं है उसको बचाओ, ताकि भाई हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग बचा के रख सके। और अभी जो फोकस है, आप सभी को पता होगा कि अभी फोकस धीरे धीरे काय पे जा रहा है, ई बाइक्स पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे बढ़ रहा है, ताकि भाई ये जो क्रूड ऑयल है इसको बचाया जा सके। और धीरे धीरे करके पेट्रोल बाइक का प्रमाण कम होते जाएगा और इलेक्ट्रिक बाइक का प्रमाण वहां पे बढ़ते जाएगा। सो गाइज, ये पहले चैप्टर में हमने डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, अलग अलग पैरामीटर्स क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, कौन से पैरामीटर के आधार पर ये रिपोर्ट बनाया जाता है, ये इंडेक्स गिना जाता है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। और अलग अलग देश की जब डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती है, ये सारी चीजें विथ एग्जांपल्स हम लोगों ने
यहाँ पे देख लिया। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो चैट सेक्शन में आप वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड आवर क्लास हियर। सो वी विल मीट टुमारो, शाम का करंट अफेयर का सेशन रहेगा 4 बजे का, तब हम लोग मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा यूपीएससी के रिलेटेड तो आप सीधा मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 8806242059, या फिर आपको हमारी बैच ज्वाइन करनी है यूपीएससी की या फिर एमपीएससी की, तो अगेन यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन दिस नंबर, या फिर कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो। किसी को अगर डाउट होगा तो अभी आप सवाल पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। किसी को डाउट है गाइस, चैट सेक्शन में आप बता सकते हो, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, आई होप किसी को डाउट नहीं है। अगर डाउट रहता भी है तो अगेन गिव मी अ कॉल ऑन दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच।